नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरापथ क्लास में। दोस्तों, आज का विषय KBS पेडागोजी। लगभग 10 दिन क्लास चलेंगी, जिसमें हर टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। और दोस्तों, मान के चलिए कि अंतिम प्रहार होगा, तो दोस्तों बात करते हैं और देखते हैं आगे क्लास। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बात करते हैं वृद्धि एवं विकास की अवधारणा। मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग इससे पहले पढ़ चुके होंगे और अब आपका रिवीजन का समय होगा। तो चलिए बात करते हैं वृद्धि और विकास का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा। वृद्धि और विकास में वे प्रक्रियाएं हैं जिसमें किसी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भावात्मक विकास शामिल होता है। वृद्धि शब्द का एक जैविक भौतिक अर्थ भी होता है। यह शरीर के आकार, ऊंचाई, उभार के वृद्धि जैसे उन मानकों से संबंधित हैं जिन्हें मापा जा सकता है। यह प्रकृति में मात्रात्मक होता है और परिपक्वता प्राप्त होने पर रुक जाता है। इसमें शारीरिक अनुपात में होने वाले परिवर्तन भी सम्मिलित रहते हैं। दूसरी ओर विकास से तात्पर्य परिवर्तन की उस प्रगतिशील श्रृंखला से भी है जो परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप निर्मित होती है। विकास की अवधारणा एक गुणात्मक और अवधारणा है। इसे ना तो मापा जा सकता और ना ही व्यवहारिक परिस्थितियों में अवलोकन के माध्यम से इसका आकलन किया जा सकता है। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया होती है और इसमें एक चरण से दूसरे चरण में गमन और रातों रात नहीं होता है। शैशवावस्था में बाल्यावस्था तक, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक और किशोरावस्था से पौणावस्था तक निरंतर विकास होता रहता है। किसी बालक के जीवन में और कई वर्षों से मिलकर विकास की प्रक्रिया का एक चरण निर्मित होता है और इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी होती हैं। आर्नोल्ड गैसेल के अनुसार वृद्धि पर्यावरण का नहीं अपितु जीव का एक कार्य है। वृद्धि की सुगणता के लिए एक सीमित और नियामक तंत्र आवश्यक होती है। वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जो इतनी जटिल और इतनी संवेदनशील है कि इसकी प्रबल स्थिरीकरण के लिए बाह्य कारकों के बजाय आंतरिक कारक उत्तरदायी होते हैं, जो वृद्धि की प्रवृत्ति के शकल, प्रतिरूप और दिशा के संतुलन को बनाए रखता है। बोरिंग के अनुसार विकास से हमारा अभिप्राय शरीर के अंगों के आकार से होने वाले परिवर्तन से है। जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है, विभिन्न अंगों का क्रियात्मक इकाइयों के रूप में एकीकरण होता जाता है। बेर्न के विकास को परिभाषित करते हुए कहा है कि विकास एक व्यवहारिक परिवर्तन है जिसके लिए कार्य रचना की आवश्यकता होती है और कार्य रचना के लिए समय की आवश्यकता होती है, लेकिन यह आयु के रूप में परिभाषित किए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। और इस दृष्टिकोण के अनुसार विकास उन अधिगम अनुभवों का एक संग्रह है जिन्हें बालक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया की प्रक्रिया से में प्राप्त करता है। मानव वृद्धि की एक निश्चित समय तक और विकास एक सतत और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि परिपक्व अवस्था तक सीमित रहती है और विकास गर्भाधान के समय से शुरू होता है और मृत्यु तक जारी रहता है। लोरा वर्ग के अनुसार कहा जाता है कि बाल विकास अध्ययन का एक क्षेत्र है जो मानव स्थिरता को समझने और गर्भधारण से किशोरावस्था तक के परिवर्तन के लिए समर्पित है। बाल विकास एक बड़े शिक्षण का एक हिस्सा है जिसे विकासात्मक मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। इसके अंत विषयक अर्थ में मानव विकास पूरे जीवन काल में सभी परिवर्तनों को शामिल करता है।
वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करती है, जैसे ऊंचाई, वजन आदि। वृद्धि वृद्धि शब्द का उपयोग उन परिवर्तनों के लिए किया जाता है जिन्हें संख्याओं या राशि में मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए आकार परिवर्तन, शरीर का अनुपात, दांतों की संख्या आदि। विकास शब्द का अर्थ है सीखने के परिणाम स्वरूप होने वाली परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। विकास का तात्पर्य मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों से है। इसका अर्थ ये है कि विकास केवल किसी भी ऊंचाई में 1 इंच अधिक जोड़ने या किसी क्षमता में सुधार नहीं होता है। विकास परिवर्तनीय है और गर्भाधान के क्षण की मृत्यु तक एक व्यक्ति में लगातार परिवर्तन होता रहता है। विकास में कोई रुकावट अंतराल नहीं होता है। कुछ चरणों में विकास तेज होता है और कुछ चरणों में धीमा हो जा सकता है। विकास को कुछ हद तक जीवन परिस्थितियों से संशोधित किया जा सकता है। और इसके बाद बाल विकास के उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या होंगे वो देखते हैं। यह जानने और समझने के लिए कुछ बच्चे कैसे विकसित होते हैं और छात्र के विकासात्मक पैटर्न और विकासात्मक मानदंड, विकास के पहलू और बच्चों की ज़रूरतें, बच्चों के अधिकार आदि के बारे में जानना आवश्यक है। छात्रों के विभिन्न विकासात्मक चरणों जैसे प्रसव पूर्व, शैशवावस्था, बाल्यावस्था आदि के बारे में जानना आवश्यक होता है। आनुवंशिकता, पर्यावरण, उत्तेजना, परिवार, शिक्षा, परिपक्वता, पोषण, व्यायाम आदि का बच्चों के विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। माता पिता और शिक्षक ये सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि बच्चे के शारीरिक, प्रेरक और क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावात्मक और सामाजिक जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। बाल विकास के उद्देश्य क्या है तो वो देखते हैं। बाल विकास के प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन करना और बच्चों के सर्वांगीण विकास का अध्ययन। जन्म से किशोरावस्था तक विकास के चरणों से परिचित होना आवश्यक है। बाल विकास में वयस्कों की भूमिका के योगदान को समझना और बाल विकास का उद्देश्य है। वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है तो वृद्धि विशेष रूप से परिवर्तन का संदर्भित करती है और विकास पूर्ण रूप से परिवर्तन को संदर्भित करती है। वृद्धि से तात्पर्य है कोशिकाओं की गुणन या संरचना और कार्य वृद्धि की परिणाम स्वरूप आकार में परिवर्तन से है। विकास परिपक्वता को संदर्भित करता है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करती है। उदाहरण ऊंचाई, वजन में वृद्धि। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह से परिवर्तनों को संदर्भित करती है, जैसे शब्दावली, याद रखने में कौशल व रणनीतियों में सुधार। वृद्धि हमेशा प्रगतिशील नहीं हो सकती है। विकास व्यवस्थित और सुसंगत प्रगतिशील श्रृंखला में अग्रसर रहता है। वृद्धि दीर्घकालिक समय तक जारी नहीं रहती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भ से मृत्यु तक जारी रहता है। वृद्धि के कारण होने वाले परिवर्तन इकाइयों में मापने योग्य होते हैं, जैसे ऊंचाई और वजन में वृद्धि आदि का माप किया जा सकता है। विकास में गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष रूप से जो देखा नहीं मापा जा सकता है, लेकिन यह व्यवहार प्रदर्शन में देखा जा सकता है। अनुपात में परिवर्तन। जन्म के समय बालक का शरीर अनाकर्षक होता है। धीरे धीरे शरीर के विभिन्न अंग जैसे हाथ और धड़ समानुपातिक आकार लेने लगते हैं और जन्म के समय बड़ा दिखने वाला सिर अब छोटा लगने लगता है, क्योंकि पैर और हाथ लंबाई में बढ़ जाते हैं। हड्डियां और पेशियां। हड्डियों और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। नवजात की हड्डियां लचीली होती हैं और पहले वर्ष में सख्त होने लगती हैं। पहले वर्ष में दांत क्या है। जन्म के समय शिशु के मुंह में दांत नहीं होते हैं और 6 महीने की आयु में पहला दांत निकलता है। पहले साल के अंत तक बालक के मुंह में 5 से 6 दांत आ जाते हैं और दूसरे
साल के अंत तक बालक के मुंह में 16 दांत आ जाते हैं। दिल की धड़कन शैशवावस्था की जो पहली महीने के दौरान बालक का दिल 1 मिनट में 140 बार तक धड़कता है, लेकिन पहले 6 महीनों में यह धीमा होकर लगभग 100 धड़कन प्रति मिनट तक धीमा हो जाता है। मानसिक विकास, बौद्धिक विकास से हमारा अभिप्राय भाषा, रुचियाँ, कल्पना, समझ, तर्क, सोच और अवधारणा तथा धारणा के विकास से है। इस चरण के बौद्धिक विकास की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। भाषा विकास क्या है? तो भाषा विकास जन्म के समय बालक सुख या दुख जैसी भावनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में ही केवल रो पाता है। पहले वर्ष में वह कुछ शब्द जैसे आ, बा, पा आदि बोल सकता है। दूसरे वर्ष में वह बहुत छोटे वाक्य बोलना सीख जाता है और तब भाषा का विकास तीव्र हो जाता है। जिज्ञासु प्रश्न, शैशवावस्था में तर्क और जिज्ञासा की शक्ति तीव्र होती है और बालक सवाल करता है कि ये क्या है, ऐसा क्यों है, यह किसने किया। वह अपने पर्यावरण के बारे में अधिक से अधिक जानने की बड़ी जिज्ञासा रखता है। त्वरित अधिगम, शैशवावस्था में बालक अधिकांश चीज़ों को शीघ्रता से सीखता तथा इस अवस्था में सीखने की गति सबसे तेज होती है। ध्यान अवधि, शुरू में उसकी ध्यान अवधि कम होती है और धीरे धीरे यह बढ़ जाती है। रंग और आकार की धारणा का विकास इसी अवस्था में शुरू होता है। सामाजिक विकास क्या होता है? सामाजिक विकास, शिशु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं और एक बालक अपने जन्म के समय सामाजिक नहीं होता है बल्कि वह आत्म केंद्रित होता है। इस समय सामाजिक विकास धीमी गति से होता है। बालक स्वार्थ के लक्षण दिखाने लगता है। शर्मीलापन, बालक बाहरी लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता है। भावात्मक, जन्म के समय बालक की भावना विशिष्ट नहीं होती हैं, विसरित अवस्थाओं में होती हैं। जैसे बालक की आयु बढ़ती है और 2 वर्ष की आयु तक पहुंचता है तो उसमें क्रोध, आनंद, भय की भावना विकसित हो जाती है। शैशवावस्था के दौरान मोटर विकास क्या होता है इसमें, तो वो देखते हैं। क्रम, शकल और कौशल, इसमें सिरपदा विमुखी क्रम, सिर से पैर की तरफ विकास होता है। समीपस्थ मुखी, समीप दूर विमुख होता है, जैसे शरीर के केंद्र या मध्य भाग की तरफ से विकास दिखाई देता है। सकल विकास, बड़ी मांसपेशियों का विकास, दौड़ना जैसे कूदना इत्यादि होता है। उत्कृष्ट ठीक कौशल, छोटी मांसपेशियों का विकास, जिपिंग और जिप खोलना जैसे चित्रकारी इत्यादि बनाना। शैशवावस्था के दौरान मोटर विकास जो होता है उसका कद और वजन इत्यादि। कद जो होता है 2 साल के अंत में शिशु वयस्कों की तुलना में आधे लंबे होते हैं। वजन इसका 2 साल के शिशु का वजन लगभग जन्म के वजन का 4 गुना हो जाता है। शारीरिक अनुपात, शिशु के सिर का आकार शरीर की लंबाई का लगभग 1/4 होता है तथा पेशीय विकास, शैशवावस्था में स्नायु फाइबर अविकसित होता है तथा वसा फाइबर अधिक होता है। कंकाल विकास उपस्थित से बना होता है। हड्डियों का अस्थिरीकरण, खोपड़ी का कोमल भाग फॉन्टोनेल्स कहलाता है। दांतों का विकास जो होता है 2 वर्ष में 16 दांत और लगभग 2 साल में 20 दांत लगभग हो जाते हैं। दिमागी विकास जो होता है 2 वर्ष में वयस्क आकार का 75% हो जाता है। सिनेप्स
एक सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे में जाने की अनुमति होती है। मिलेनियल फैटी झिल्ली जो तंत्रिका का आवरण तैयार करती है। शिशुअवस्था के दौरान शारीरिक विकास क्या होते हैं? तो शारीरिक विकास बाल्य अवस्था एक वृद्धि यह वृद्धि और विकास की द्वितीय अवस्था है और मनोविज्ञान ने इस अवस्था को दो भागों में विभाजित किया है। और अब देखते हैं संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के चरण। तो इसमें सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष की होती है। औपचारिक 11 वर्ष से अधिक। इसकी दूसरी अवस्था जो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था कहा जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसे 7 से 11 वर्ष की अवस्था कहा। औपचारिक जिसे 11 से अधिक की अवस्था कहा जाता है। अच्छा, इसमें है क्या तो इसमें ये संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। संवेदी पेशी अवस्था सेंसरी मोटर की प्याजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञानात्मक विकास का अवस्था कहा जाता है। इसके बाद इसके पहले चरण के रूप में जाना जाता है कि चरण जन्म से 2 वर्ष की आयु तक होता है। साथ में प्याजे का मानना है कि शिशु सक्रिय सीखने वाले होते हैं और जो वातावरण में उत्तेजना के प्रति उत्तरदायी होते हैं। शिशु तेजी से सीखते हैं और वातावरण की विभिन्न विशेषताओं के बीच जल्द ही अंतर करने लगते हैं। उदाहरण के लिए एक शिशु चम्मच से दूध पीने में एवं दूध पीने में अंतर करना सीख लेता है एवं उसी के अनुरूप अलग अलग तरीके से मुंह खोलता है। संज्ञानात्मक सीखने के लिए प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे चूसना, पकड़ना आदि बच्चे को विरासत में मिलती हैं तथा ये सीखने के लिए निर्माण खंड आधार का कार्य करते हैं। शिशु अपने वातावरण में दूसरों का अनुकरण कर नकल करना सीखते हैं। जैसे जैसे शिशु बड़े होते हैं उस व्यक्ति का भी अनुकरण कर नकल करना सीख जाते हैं जो तत्काल वातावरण में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं है। इसमें स्थगित विलंबित अनुकरण कहा जाता है। धीरे धीरे शिशु वस्तु स्थायित्व को विकसित कर लेते हैं, अर्थात यह समझ विकसित कर लेते हैं कि वस्तु दृष्टि से दूर होने पर मौजूद रहती है। उदाहरण के लिए एक 4 महीने का बच्चा एक गेंद की तलाश नहीं करता है जिससे वह खेल रहा था, लेकिन 15 महीने का बच्चा यह क्रिया निश्चित रूप से करेगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष, इसमें संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण कहा जाता है जो मूल रूप से एक पूर्व तार्किक चरण है, क्योंकि बच्चे में तर्क अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ। यह स्तर 2 से 7 वर्ष की उम्र तक होता है। इसमें कुछ संज्ञानात्मक सीमाएं होती हैं जो इस स्तर पर बच्चों के संज्ञान की विशेषताओं को सम्मिलित करती हैं, जो निम्न प्रकार हैं। वस्तु स्थायित्व यानी कि इस चरण के दौरान वस्तु स्थायित्व की अवधारणा को विकसित यानी विकास ही प्रमुख विकास है। यह इस बात को समझने की क्षमता है कि वस्तु और घटनाओं का तब भी अस्तित्व बना रहता है जब उन्हें देखा या सुना नहीं जाता। एनिमिस्टिक और अतार्किक सोच इस स्तर पर बच्चे सोचते और निर्जीव वस्तु जीवन जैसे गुण भी रखते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे तर्क दे सकते हैं कि यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वह जीवित है और यदि वह गति नहीं कर रही तो अजीवित या जीवित नहीं है। इस स्तर पर बच्चे के लिए बादल जीवित वस्तु के अंतर्गत ही आते हैं। अहंकारीवाद बच्चे सोचते हैं कि हर कोई वैसा
ही सोचता है जैसा वह सोचते हैं। दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने में असफल हो जाते हैं, अपनी सोच को प्राथमिकता देते हैं। प्रतिवर्ती क्या होता है? विपरीत। बच्चे यह नहीं समझते हैं कि किसी भी गतिविधि के लिए घटनाओं को प्रारंभिक बिंदु पर वापस खोजा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक लंबे गिलास से चौड़े गिलास में पानी डाला जाता है तो पानी को मूल अवस्था में लाने के लिए लंबे गिलास में वापस डाला जा सकता है। संरक्षण क्या होता है? बच्चों में इस स्तर पर संरक्षण करने की क्षमता का अभाव यानी नहीं कर पाते हैं, और जिसका अर्थ है कि वे यह समझने में विफल हो जाते हैं कि किसी वस्तु का बाहरी स्वरूप बदल जाता है, लेकिन उस वस्तु के भौतिक गुण समान रहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम 2 गिलास में बराबर मात्रा में पानी डालते हैं, जबकि एक गिलास लंबा है और दूसरा चौड़ा है, यदि हम बच्चे से पूछें कि किस गिलास में अधिक पानी है, तो बच्चे कई दृष्टिकोणों को समझने में विफल होते हैं और वस्तु को एक से अधिक विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर उपश्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। यह संक्रियात्मक जो अवस्था थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 11 वर्ष तक जारी रहती है, जिस स्तर पर संवेदी पेशी अवस्था की सीमाएं समाप्त हो जाती है। बच्चों में तार्किक सोच विकसित होती है, लेकिन काल्पनिक यानी तर्क स्थितियों में तर्क लागू करने में कठिनाई होती है। बच्चों का तर्क वस्तुओं और स्थितियों की ठोस अवलोकन योग्य विशेषताओं तक सीमित रहता है। बच्चे इस अवस्था में दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में सक्षम होते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषताओं में से एक विकेंद्रीकरण दृष्टिकोण है। इस स्तर पर बच्चों की सोच किसी वस्तु के केवल एक पहलू पर केंद्रित नहीं होती है। वस्तुओं वर्गीकृत करते समय बच्चा एक से अधिक पहलुओं को ध्यान में रख सकता है। बच्चों के पास विचारों की उत्क्रमणीयता होती है, जहाँ वे एक विचार या संचालन को आगे या पीछे की ओर ले जा सकते हैं। वे वस्तुओं की परिभाषित विशेषताओं के आधार पर वस्तु को क्रमबद्ध क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। इसे श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण के लिए, वे विभिन्न आकारों की पेंसिल के एक सेट को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। यह सभी विशेषताएं उन संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में उपस्थित बच्चों की तुलना में बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाती हैं। इसमें उपलब्ध साधनों के आधार पर नए निर्णय लेने होते हैं। इसमें सामान्यीकरण करने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता होती है। तर्क शक्ति में कारण और प्रभाव संबंध का विश्लेषण, लक्ष्य निर्देशित सोच और अन्य सूचनाओं से निष्कर्ष निकालना भी शामिल है। उदाहरण के लिए, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, काले बादल वर्षा के गोता खाएं, तर्क दे सकते हैं। इसमें स्मृति मेमोरी होती है। उत्सुकता जो होती है, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। इसके बाद रचनात्मकता, यह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें नए विचारों या नए संघों की पीढ़ी शामिल रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो आप तक पहुंचे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।